क्या कारण है कि हमें समण बनना है। हम आज विभिन्न क्षेत्रों में बटे हुए हैं, विभिन्न भाषाओं में बटे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज हम विभिन्न जातियों में बटे हुए हैं, और उससे भी बड़ी दुख की बात है कि हमारी जातियों में क्रमिक ऊंच नीच है, अर्थात भेदभाव है। क्योंकि विविधता जो है वो एकता के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर उसमें भेदभाव हो, ऊंच नीच हो, विषमता हो, तो वह जो हमारी विविधता है वो हमारे लिए घातक हो जाती है, अर्थात हमें पूरी तरह बांट देती है। तो इसलिए जरूरी है कि आज हम केवल समण बने। केवल समण बनेंगे, अपनी जो जातीय प्रैक्टिस है वो नहीं करेंगे, तो हम क्या होंगे, मजबूत होंगे, हमारी शक्ति जो है एकत्रित होगी, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज हम लोगों को है। हर क्षेत्र में अगर हमें खड़े रहना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें है केवल समण बनने की, क्योंकि हम प्राचीन काल से समण हैं, हम भूल गए थे बीच में। हम प्राचीन काल से, समण का अर्थ होता है समता में रहने वाले लोग। समण के कई अर्थ हैं, लेकिन यहाँ जो समण संघ का इस्तेमाल किया जा रहा है कि समता में रहने वाले लोग, और हम प्राचीन काल से समता में रहे हैं। एक कभी आप कोई ऐसा पुरातात्विक साक्ष्य नहीं ला सकते जिसमें कहीं भी समणों, समण बुद्ध या जो भी समण दार्शनिक है उन्होंने विषमता की बात की हो। कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें विषमता की बात हुई हो। और हम लोग हमेशा से संघ में रहे हैं, एक समता संघ में रहे हैं। समण संघ का मतलब है कि समता वाला संघ, जिसमें सब समान है, सब बराबर हैं। कोई जाति से या कर्म से भी कोई ऊंचा नीचा नहीं है, ना तो जाति से कोई ऊंचा है, ना कर्म से कोई ऊंचा है, न जाति से कोई नीचा है, ना कर्म से कोई नीचा है। तो जब हम समण थे तब हमारी क्या स्थिति थी, इस पर मैं थोड़ा सा ध्यान आकर्षित आप लोगों का करना चाहूँगा कि जब हम प्राचीन भारत में 2600 साल पहले जब हम समण थे, हम कौन लोग हैं वो हम भूल गए। हम क्या लगता है कि छोटे छोटे महापुरुषों को बांट लेते हैं कि ये मेरा महापुरुष है, ये मेरा महापुरुष है, ये मेरा महापुरुष है, और कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते रहते हैं। जबकि हम सब एक ही हैं। ये जो कर्म आधारित जातियां हैं तो अभी बनी है, 200 400 500 साल पहले बनी होंगी। उससे पहले का कोई मुझे एविडेंस दीजिए जहाँ पर कर्म के आधार पर जातियां दिखती हों भारत के इतिहास में। मुझे तो नहीं लगता कहीं दिखती हैं। मुझे कहीं भी ऐसा कोई एविडेंस हो आप दीजिएगा। इसके बाद कोई भी दे सकता है। आज से अगर मैं संत रविदास जी से पहले कहीं उल्लेख नहीं मिलता। तो जरूरत है कि हम केवल समण बने, और ये जो जातियां हैं उनमें कहीं ना बटना छोड़ दें। और जब हम समण थे तो उस समय की मैं बात करना चाहूँगा। तो मेरे कुछ बिंदु हैं जिन पर मैं बात करूँगा कि जब हम समण थे तो हम क्या थे, हमारी हमारी स्थिति क्या थी। तो कहा जाता है ना, जैसे कहा कि समण का आज कर दिया गया सिरमण। ये हम केवल श्रमिक थे, अर्थात मेहनत करते थे और वो खेती वेती करते थे, सब्जी उगाते थे और वो हल चलाते थे। वो कोई कोई वो काम करता था, सफाई का काम करता था, कोई कुछ करता था। ये ऐसी बातें बताई गई। इस सिरमण लोग हैं ये, तो ये सब करते थे, ये छोटे मोटे काम करते थे और ये सब करते थे, और ये यही लोग हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है वही हम देखेंगे। तो प्राचीन भारत में जब हम समण थे तो हमारी अपनी सभ्यता थी। आपने पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, कितने लोगों ने पढ़ा है? सिंधु घाटी सभ्यता का नाम कितने लोगों ने सुना है? हाथ उठाएं। अधिकतर लोगों ने सुना है, मतलब आधे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सुना है, आधे लोग ऐसे हैं जिन्होंने नहीं सुना है। तो आप लोग पढ़ सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ये हम लोगों की सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता में आज भी जो घर मिले हैं वो इतने 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 व्यवस्थित तरीके से बनाए गए हैं कि बढ़िया नालियां हैं उनमें, बढ़िया तालाब हैं वहाँ पे, बढ़िया शौचालय हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1925 में हुई थी। दयाराम साहनी एक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। और ये भारत की सबसे प्राचीन, भारत की नहीं विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है जो हम लोगों ने बसाई थी। आज भी वहाँ पर इतनी व्यवस्थित मकान है, इतनी व्यवस्था से वहाँ चीज़ों को खोजा गया है। वहाँ पर स्तूप भी मिले। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है हमने दी, जो कि आज भी विश्व की सबसे उन्नत सभ्यता मानी जाती है। मेसोपोटामिया मिस्र की सभ्यता से भी उन्नत मानी जाती है। मेसोपोटामिया सभ्यता जो थी पश्चिमी एशिया में थी। मिस्र को तो आप लोग जानते ही होंगे, मिस्र की सभ्यता भी बहुत प्राचीन सभ्यता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता हमने दी, जो कि विश्व की सबसे बेहतरीन सभ्यता थी, जिसमें शिक्षा की व्यापक व्यवस्था थी, पूरा शहरी सभ्यता थी। मतलब ग्रामीण सभ्यता नहीं थी जैसे आज हमारी सभ्यता है। हम 7.5 लाख गाँव में रह रहे हैं। गाँव ही तो जाति व्यवस्था के अड्डे हैं, क्योंकि वहाँ इतना छोटा समाज होता है, सब एक दूसरे को जानते हैं। शहर में आप कहीं जातिवाद देखते हैं? क्यों नहीं है, पता ही नहीं है कौन क्या है।
तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है वो जातिवाद करता है। प्राचीन भारत में जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में हम सब हम सब रहते थे शहरों में। वो शहरी सभ्यता थी जिसमें 4-5 शहर मिले हैं, और सारे शहर इतने व्यापक, इतने विस्तृत हैं कि आप उन्हें पढ़ेंगे तो आपको एक गर्व की अनुभूति होगी कि मेरे पूर्वजों ने क्या बनाया था, और आज ये लोग कहते हैं कि हम केवल श्रमिक थे। तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता जैसी एक बेहतरीन सभ्यता दी, जैसी सभ्यता पूरी दुनिया में आज तक नहीं है। आज भी अमेरिका इतना विकसित है लेकिन उस स्तर की सभ्यता नहीं है, उस स्तर का स्थापत्य कला नहीं है, उस स्तर की आर्किटेक्चर नहीं है, स्ट्रक्चर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। हालांकि अभी भी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है उसे नहीं पढ़ा जा सका, तो हो सकता है उससे अगर पढ़ा जा सके तो उससे और भी बातें बाहर आ सकती हैं। दूसरी बात थी कि हमारी अपनी सामाजिक व्यवस्था थी। जैसे आज की जो सामाजिक व्यवस्था है पिछले 600-700-800 सालों से, वो हमारे नियंत्रण में नहीं है। उसमें हम पुरोहित नहीं है। आज की सामाजिक व्यवस्था में हमारे नियंत्रण में अर्थव्यवस्था नहीं है, हमारे नियंत्रण में कुछ भी नहीं है, ऐसे समझ लीजिए। सामाजिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, धर्म, आध्यात्म, पुरोहित, सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है। लेकिन प्राचीन भारत में जो हमारी सभ्यता थी उसमें सामाजिक व्यवस्था हमारी थी, अर्थात बहुत सारे संघ थे, शाक्य संघ, बची संघ, कोलीय संघ, सब में समतावादी व्यवस्था थी। उसमें कोई ऊंचा नीचा नहीं था, कोई सामाजिक व्यवस्था में भेदभाव नहीं था, एक इक्वलिटी पर आधारित सामाजिक व्यवस्था थी। जिस सामाजिक व्यवस्था से ही सम्राट अशोक, सम्राट पद्मनंद, सम्राट कनिष्क जैसे महान सम्राट निकल सके। सम्राट अशोक को दुनिया का सबसे महानतम सम्राट माना जाता है, भारत का नहीं, दुनिया का। तो आप समझ सकते हैं कि आपके पूर्वजों ने क्या दिया इस दुनिया को। मतलब सम्राट अशोक जो है, सम्राट अशोक जैसा सम्राट दिया हमारे पूर्वजों ने। तो सम्राट अशोक जैसा सम्राट हमारे पूर्वजों ने दिया, जो इसी वजह से संभव हुआ क्योंकि सब लोग इक्वलिटी में रहते थे, संघ में रहते थे। अगर संघ में रहते थे तो मजबूत थे। हमारी माना जाता है कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की सेना जो थी 7 लाख की थी। 7 लाख सेना उस समय एकत्रित करना कितनी बड़ी बात थी, जनसंख्या ही कम थी। आज भारत की सेना कितनी है, 14 लाख है, संख्या हमारी 125 करोड़ है। तो उस समय हमारे पूर्वज ने इतनी बड़ी सेना इकट्ठी की और आधे एशिया को रौंद दिया। सिर्फ भारत को ही नहीं, पूरे एशिया में उनका प्रभाव था। तो आप समझिए कि हमारी जो सामाजिक व्यवस्था थी कितनी मजबूत थी। तीसरी एक चीज है कि शिक्षा प्रणाली। आज शिक्षा प्रणाली हमारे हाथ में नहीं, पिछले 800-900 सालों से तो नहीं है। 800-900 सालों से हमारे हाथ में शिक्षा प्रणाली नहीं है, हमें पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। 1200 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया, उसके बाद से तो आपके पास कुछ नहीं है। तो प्राचीन भारत में हमारे पास सब बेहतरीन शिक्षा प्रणाली थी। हमने विश्वविद्यालय दुनिया को सबसे पहले दिए। दुनिया का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला यूनिवर्सिटी, तक्षशिला भी जैसे कहते हैं पाली में, वो हमने दिया, हमारे पूर्वजों ने दिया। तो आप सोचिए हम कौन लोग हैं। जब हम समर्थ थे तो हमें क्या था, हम कितने बड़े थे, हम कहाँ तक सोचते थे। पूरे विश्व से 10,000 स्टूडेंट पढ़ने आते थे उस समय। आज भी भारत में कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जिसके कैंपस में 10,000 लोग पढ़ते हों, है क्या? जेएनयू में भी नहीं है, जेएनयू में भी 5-6 हज़ार छात्र ही पढ़ते हैं। तो उस समय जब प्राचीन भारत में जब समर्ण थे हम लोग, जब हमारा शासन था, जब हम संघ में रहते थे, तो हमने बेहतरीन शिक्षा दी। अभी तक 1200 ईस्वी तक कम से कम 60 से 70 विश्वविद्यालय हमने बनाए, जहाँ पर चिकित्सा की, बौद्ध शास्त्रों की, मेडिटेशन की, कृषि की, हर विधा की शिक्षा दी जाती थी। चिकित्सा हमने दी दुनिया को। दुनिया के सबसे बड़े बड़े जो चिकित्सा आचार्य हैं, जीवक हो गए, सुश्रुत हो गए, सब बुद्ध के ही अनुयायी थे। बाद में उन्हें विभिन्न नामों से लोगों ने लूट लिया। जब हमारा शिक्षा पे अधिकार नहीं रहा तो कोई भी हमारे पूर्वजों को ही ले गया और उन्हें कुछ भी घोषित कर दिया। तो प्राचीन भारत में हमने सबसे पहले शिक्षा प्रणाली दी, विश्व के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय दिए। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, उदंतपुरी, कम से कम ऐसे 10-15 विश्वविद्यालय तो खुदाई में मिल चुके हैं। आप चाहें तो नालंदा जा भी सकते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर आज भी मिला हुआ है खुदाई में, और वहाँ पर जाते हैं बहुत सारे लोग। अब चीन के, जापान के और भारत की सहायता से नवा नालंदा महाविहार भी बनाया गया है, वहीं पे नालंदा विश्वविद्यालय बनाया गया है। तो हमारी अपनी शिक्षा प्रणाली थी, हमारी अपनी सामाजिक व्यवस्था थी, हमारी अपनी प्राचीन भारत में सभ्यता थी,
और जब हम समर्थ थे तो हमारी अपनी शासन प्रणालियां भी थी। लोकतंत्र जो आज आप बात करते हैं, लोकतंत्र दुनिया को सबसे पहले हमने ही दिया, समणों ने ही दिया। सबसे पहले गणतंत्र व्यवस्था का उल्लेख बज्जी संघ में, शाक्य संघ में, मल्ल संघ में मिलता है, जो कि आज से मैं बात कर रहा हूँ 2600 साल पहले की। आज जो डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं तो 2600 साल पहले हमने डेमोक्रेसी दी। जब हम समर्थ थे, जब हम संघ में रहते थे, तब हमने 2500 साल बाद पहले हमने डेमोक्रेसी दी। हमारे संघ होते थे, हमारी संसद होती थी, संसद लगती थी, कोई भी निर्णय लिया जाता था। शाक्यों का कोलिये के युद्ध के बारे में आपने सुना होगा, जिसको लेकर भगवान बुद्ध को निर्वासित किया गया था अपने राज्य से, और जो संघ था उनका, उन्होंने ही निर्वासित किया था। संघ ने ही उन्हें वहां से निर्वासित किया था, क्योंकि संघ ने निर्णय लिया था युद्ध होगा। बुद्ध ने कहा कि युद्ध, जब सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि युद्ध नहीं होगा, तो फिर निर्णय लिया गया कि उसमें 3 चीजें चुनने को दी गई। या तो आपकी सारी संपत्ति ले ली जाएगी, आपको फांसी दी जाएगी, आप यहाँ से निकल जाइए, आपको निर्वासित किया जाएगा। तो बुद्ध ने कहा कि मैं निर्वासित होता हूँ, मेरे परिवार की संपत्ति मत लीजिए। तो उन्होंने, जो संघ की ताकत क्या थी, एक राजा के पुत्र को, राजा नहीं हालांकि कह सकते हैं कि 5 वर्ष के लिए राजा चुने जाते थे उस समय उनके संघों में। पूरा लोकतंत्र था, कोई राजा नहीं था कि हमेशा के लिए राजा है। जो गणतंत्र प्रणाली थी उसमें 5 साल 10 साल के लिए चुने जाते थे। तो जब बुद्ध को निर्वासित किया गया, उस समय उनके पिता जो थे वो उस संघ के प्रमुख थे, और संघ की ताकत आप देखिए, संसद की आप ताकत देखिए कि उन्हें निर्वासित कर दिया। तो ये ताकत थी जब हम संघ में थे तो, और उन्हें निर्वासित किया गया, तभी उन्होंने इतनी बड़ी ज्ञान की खोज की। और बाद में वो युद्ध भी नहीं हुआ, बाद में निर्णय लिया गया कि युद्ध नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ से जो सिद्धार्थ गौतम का कहना था कि 5 लोग इधर से चुने जाए, 5 लोग उधर से चुने जाए और निर्णय लिया जाए, ये भी एक तरह की डेमोक्रेटिक प्रणाली ही थी। 5 लोग उधर से 5 चुने गए और पानी का बंटवारा कर लिया गया। तो इस तरह की हमारी प्रणाली थी उस समय। शासन प्रणाली हमारी इतनी सुदृढ़ थी, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी सुदृढ़ हमारी शासन प्रणाली थी उस समय। और दूसरी हमारी राजतंत्र प्रणाली भी, राजतंत्र में भी हमारे राजा हुए। राजतंत्र में अगर हमारे राजाओं की बात करें तो चाहे वो महापद्म नंद हो, बिंबिसार हो, प्रसेनजित हो, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हो, सम्राट अशोक हो, सम्राट बिंबिसार हो, सम्राट कनिष्क हो, सम्राट हर्षवर्धन हो, सम्राट कुमारगुप्त हो, इतने सम्राट हुए, अगर गिनाऊंगा तो आप थक जाएंगे। आपको लगता है अरे हम तो कुछ है ही नहीं, लेकिन पढ़ेंगे आप तो आपको पता चलेगा ना कि कितने सम्राट लोग हैं हम तो। शासन जो राजतंत्र प्रणाली थी उसमें तो जितने सम्राट हमने दिए किसी ने दिए ही नहीं। ये सारा सम्राट ही तो हुए हैं भारत में। 1200 ईस्वी तक हम ही सम्राट हुए, 1200 ईस्वी के साथ मुगल तुर्क आ गए। तो जो लोग कहते हैं कि हम बहुत बड़े थे, वो कब सम्राट हुए? उनके पास तो खाने को नहीं था, हम ही से तो मांग के खाते थे। तो हमने विश्व के सबसे महानतम सम्राट दिए, सम्राट अशोक दिए। सम्राट कनिष्क का शासन भी बैक्टीरिया जो है अफगानिस्तान से आगे तक, अफगानिस्तान से लेकर कन्नौज तक था। 3 राजधानियां थी उनकी, मथुरा उनकी राजधानी थी, श्रीनगर उनकी राजधानी थी, पेशावर उनकी राजधानी थी। मूर्ति कला का विकास उन्होंने किया। मथुरा में आप जाइए, मथुरा म्यूजियम में आप जाइए, 5000 तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं रखी हुई हैं। महावीर की बहुत सारी प्रतिमाएं रखी हुई हैं, पार्श्वनाथ की बहुत सारी प्रतिमाएं रखी हुई हैं। लेकिन हम जाएंगे तब ना। कोई भी आपसे कहे कि मथुरा इनका शहर है, उनका शहर है, उनसे कहिए वहाँ म्यूजियम तो जाइए। और वो म्यूजियम अंग्रेजों ने बनाया है, हमें अंग्रेजों का एक धन्यवाद करना चाहिए। आज तो वहाँ पर अगर कुछ खुदाई में निकल रहा है तो उसे तोड़ दिया जा रहा है, लेकिन उस समय हमने मतलब इतनी बेहतरीन मूर्ति कला दी। आज भी उस स्तर की मूर्ति कला नहीं है जो उस समय की मूर्तियां। आप देखिए राष्ट्रपति भवन में, जहाँ राष्ट्रपति बैठते हैं, उनके पीछे एक प्रतिमा रखी हुई है, वो मथुरा से ही निकली है, मथुरा कचहरी से। 2 मूर्तियां हैं वो सिर्फ भारत में, एक राष्ट्रपति भवन में रखी है, एक मथुरा म्यूजियम में रखी है। तो आप मथुरा म्यूजियम में जाके देख सकते हैं कि राजतंत्र में भी हमने कितना कुछ दिया, इक्वलिटी दी। किसी भी जो हमारे जितने राजा हुए, जितने समर्थ राजा हुए, किसी में भी आप कोई भी ऐसा शिलालेख नहीं ला सकते जिसमें वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत का उल्लेख हो। अर्थात हम समता में रहते थे। कोई सम्राट अशोक के काल का, सम्राट कनिष्क के काल का, सम्राट बिंबिसार, सम्राट प्रसेनजित, सम्राट महापद्म नंद, किसी के काल का आप कोई ऐसा शिलालेख, कोई ऐसा लेख नहीं ला सकते जहां पर वर्ण व्यवस्था का या ऊंच नीच का या भेदभाव का उल्लेख हो, है ही नहीं कहीं पे। तो जब हम समर्थ थे तो हमारी कितनी ताकत थी। राजतंत्र में भी हमने इतना बेहतरीन काम किया। विज्ञान भी अपने चरम पर था उस समय।
अगर मैं विज्ञान की बात करूं, आज हम लोग साइंस के युग में जी रहे हैं, लेकिन प्राचीन भारत में भी जो साइंस था बहुत डेवलप था। हम सोना निकालना जानते थे, हम चांदी निकालना जानते थे, हम सारी धातुएं निकालना जानते थे, हम इतनी अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स बनाते थे। अगर मेघनाथ नीस की इंडिका आप पढ़ेंगे तो उसने लिखा कि जैसे महल पाटलिपुत्र में बने हुए थे, यूनान में तो उसके आगे कुछ भी नहीं था। यूनान तो खंडर था पाटलिपुत्र के सामने। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेघनाथ नीस कह रहा है। मेघनाथ नीस राजदूत था, इस ग्रीक राजदूत जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है कि जैसे महल भारतीयों ने उस समय बना रखे थे, जैसी राजधानी की किलेबंदी की गई थी, राजधानी की जैसी किलेबंदी की गई थी पाटलिपुत्र की, वैसी किलेबंदी पूरी दुनिया में कहीं नहीं थी। और वैसे महल को उस समय प्रसाद कहते थे, राजा प्रसाद। तो वैसे राजा प्रसाद कहीं नहीं थे, बाली या प्राकृत में प्रसाद कहते हैं महल को। तो वैसे प्रसाद कहीं दुनिया में नहीं थे जैसे पाटलिपुत्र में बने हुए थे। ये खुद मेघनासनीस ने लिखा। तो अब मेघनासनीस को पढ़िए कि कितना मतलब रोचक वर्णन उन्होंने किया है, और आपको लगेगा कि हम क्या थे, कितना भव्य था हमारा भारत। और हम जब समता में रहते थे, या समर जो थे वो कितने पावरफुल थे, कितनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कितनी डेवलप थी। सम्राट अशोक के शिलालेख आप देखिए, सम्राट अशोक का एक लौह स्तंभ है जिस पर आज तक जंग नहीं आई है। आपको पता होगा दिल्ली में लगा हुआ है वो, टोपरा में। सारनाथ से उसे ले जाया गया, सारनाथ से उसे मुस्लिम तुर्क सम्राट के द्वारा ले जाके वहाँ लगाया गया है दिल्ली में। तो बहुत ही आज तक उसमें जंग नहीं आई है। तो समझिए आज हम जो स्टील बना रहे हैं, कार्बन को और आयरन को मिक्स करके जो स्टील बनाई जाती है, तो आज आप कई बार स्टील खरीद के लाते हैं और उसमें जंग आ जाती है ना कुछ दिन के बाद। कुछ दिन तो स्टील अच्छा रहता है। तो आज भी हम उस क्वालिटी का स्टील नहीं बना पा रहे हैं जिस गुणवत्ता का स्टील हमारे पूर्वजों ने बनाया। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी काफ़ी डेवलप थी। धर्म हमारा था उस समय, हमारे अपने धर्म थे, हम हमारे अपने भिक्षु होते थे। चाहे मैं आजीवक धर्म लूँ, बौद्ध धर्म लूँ या जैन धर्म लूँ, तीनों ही समणों के धर्म है। समणों ने समण ही उनके प्रवर्तक थे। समण बुद्ध हो, समण महावीर हो, या समण मक्खली गोसाल भी थे। तो हमारे जो धर्म भी थे, उसमें हमने कोई भेदभाव नहीं किया। कोई भी उसमें भिक्षु बन सकता था, कोई भी उसमें ज्ञान दे सकता था, कोई भी ज्ञान ले सकता था। ऐसा नहीं था कि ये यही ज्ञान लेगा, किसी के लिए विशेष आरक्षण हो। तो वहां पर क्या था कि सबके लिए समानता थी, धर्म में भी हमारे समानता थी। बुद्धिज्म में भी कोई भी भिक्षु बन सकता था, ऐसा कुछ नहीं था कि ये भिक्षु नहीं बन सकता या ये बन सकता है। हालांकि उसमें ज़्यादातर राजशाही परिवारों के लोग आए, क्योंकि खुद तथागत गौतम बुद्ध एक राजशाही परिवार से थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि कोई वहाँ पर नहीं आ सकता। एक आम व्यक्ति भी बहुत सारे लोग आए, जैसे जो साक्यों का जो नाई थे उपाली, वो तो नाई थे लेकिन वो भी बहुत बड़े भिक्षु हुए। तो इसका मतलब है कि कोई भी भिक्षु बन सकता था, कोई इनइक्वालिटी नहीं थी। चाहे कोई भी काम कर रहा है, काम को लेकर कोई ऊंच नीच नहीं था, किसी के कर्म को लेकर कोई भेदभाव नहीं था। कोई भी भिक्षु बन सकता था, कोई भी ज्ञानी बन सकता था, कोई भी संस्कार करा सकता था, कुछ भी करा सकता था। तो हमारे अपनी अपनी धार्मिक व्यवस्था थी, समणों की अपनी धार्मिक व्यवस्था थी। और सबसे बड़ी बात है कि इन सब चीज़ों के कारण, समता के कारण, हमारी जो धार्मिक व्यवस्था थी, हमारी जो ज्ञान की व्यवस्था थी, हमारी जो ऊंचाई थी, हमारे जो विश्वविद्यालय थे, हमारे जो राजा थे, हमारे जो विश्व के दूसरे देशों से संबंध थे, इसके कारण हमारा विस्तार जो हुआ अंतर्राष्ट्रीय हुआ। हम कोई राष्ट्र भारत तक सीमित लोग नहीं है, हमारा विस्तार अंतर्राष्ट्रीय था। पूरे चीन से लेकर सीरिया मिस्र तक हमारी सामाजिक व्यवस्था, हमारे व्यापारी, हमारी विश्वविद्यालय तो मैंने बताया कि 10,000 छात्र पूरी दुनिया से पढ़ने आते थे। पूरी दुनिया से नालंदा विश्व और तक्षशिला में छात्र पढ़ने आते थे। 2,000, 4,000, 5,000 तो वहाँ आचार्य रहते थे जो विभिन्न विषयों की शिक्षा देते थे। मेडिटेशन, चिकित्सा, विज्ञान, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी, हर चीज़ पढ़ाई जाती थी। हम ये कभी ना सोचे कि तथागत बुद्ध के जो समण है उन्होंने केवल धर्म दिया, समणों ने सब कुछ दिया है। हर टेक्नोलॉजी पर हमारी महारत थी। चिकित्सा में जैसे मैंने आपको बताया कि जीवक जैसे आचार्य, जीवक से बड़ा आचार्य आज तक तो कोई हुआ नहीं है भारत में, भारतीय चिकित्सा का।
हालांकि बाद में उन्होंने भारतीय चिकित्सा का नाम कुछ ऐसा रख दिया जैसे लगता है कि उन्होंने ही सारी चिकित्सा की खोज करी, सारी चिकित्सा उनके बाप की है, जबकि सारी चिकित्सा प्रणाली, सारी आर्किटेक्चर हमारे बाप का है, हमने दिया, समड़ों ने दिया सब कुछ, लेकिन उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। तो अंतर्राष्ट्रीय विस्तार था हमारा, विश्व की सर्वश्रेष्ठ अर्थव्यवस्था थी हमारी। दुनिया में दो ही ताकतें उस समय हुआ करती थी जब समण बहुत मजबूत थे, एक यूनान एक भारत। तो विश्व की माना जाता है सम्राट अशोक के समय में अमृत सेन एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं जो अभी जिंदा हैं, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। उन्होंने कहा कि सम्राट अशोक के समय में भारत की अर्थव्यवस्था 33% दुनिया की अर्थव्यवस्था पे भारत का कब्जा था। मतलब दुनिया में 100 रुपए होते थे तो 33 रुपए भारत में थे। आज आपका हिस्सा सिर्फ 2% है और आपकी जनसंख्या की हिस्सेदारी 20% है। मतलब दुनिया में अगर 100 रुपए हैं आज तो आपके पास 5 ही रुपए हैं, और उस 5 में से 4 रुपए तो पूंजीपतियों के पास हैं, आम आदमी के पास आधा पैसा नहीं है। लेकिन सम्राट अशोक के काल में भारत का 33% शेयर दुनिया की अर्थव्यवस्था का भारत का था। तो वर्ल्ड इकोनॉमी पे हमारा कब्जा था, समड़ों का कब्जा था। हम वर्ल्ड इकोनॉमी को प्रभावित करते थे, तभी तो हमारे यहाँ लोग पढ़ने आते थे, तभी तो हमारे यहाँ लोग ज्ञान सीखने आते थे, तभी तो हमारे साथ लोग व्यापार करना चाहते थे। दुनिया का सारा सोना हमारे पास था, रेशम मार्ग पर हमारा कब्जा था। रेशम मार्ग एक बहुत मिस्र तक जाता था भारत से, जिससे सबसे ज़्यादा व्यापार होता था। उस पूरे रेशम मार्ग पर सबसे ज़्यादा हमारे व्यापारी जाते थे। और भारत में कपास का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता था। जैसे आप देखते हैं भारत में जुलाहों की संख्या बहुत ज़्यादा है। कोरी और जुलाहा जो है, हिंदू मुस्लिम हो सकते हैं लेकिन उनके इतिहास एक ही है, मतलब हैं सब समड़ी। तो उनकी संख्या इसलिए ज़्यादा क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा काम होता था, रुई का उत्पादन बहुत ज़्यादा था, तो रुई का काम करते थे लोग। हालांकि बाद में वो जाति की तरह विकसित हो गए। तो भारत का बहुत बड़ा कब्जा था रुई के व्यवसाय पे, जिसमें रेशम के व्यवसाय पे हमारा बहुत बड़ा कब्जा था। और सोने का भी बहुत बड़ा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भारत से होता था। प्राचीन भारत में सोने के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे भी हमारे व्यापारियों का अच्छी महारत हासिल थी। तो ये सब क्यों होता था? क्योंकि हम समर्थ थे, सामूहिक निर्णय लेते थे। हमारे जो राजा थे वो सबको लेकर चलते थे, हर किसी की हिस्सेदारी थी, हर कोई अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकता था, हर कोई धर्म में योगदान दे सकता था, हर कोई शिक्षा में योगदान दे सकता था। जैसे शिक्षा व्यवस्था नालंदा की बात करूं तो नालंदा में अगर किसी को एडमिशन लेना होता था तो ये होता था कि सुबह ही जाकर वो गेट पर बैठ जाए नालंदा के, और 1 बजे के आसपास वहाँ आचार्य आते थे। तो सुबह मान लिया 10 लोग आ गए नालंदा विश्वविद्यालय के गेट पे, तो 1 बजे वो आए और उन्होंने टेस्ट लिया। उन्हें लगा कि 5 छात्र सही हैं, एलिजिबल है, तो उन्हें ले लिया। 5 से कहा तुम और तैयारी करके आओ। मतलब दुनिया कोई रंग को लेकर, कोई जाति को लेकर कुछ भी भेदभाव नहीं था। कोई भी आ गया, विश्व की दूसरे देश से आया है, हमारे देश से आया है, कहाँ से आया है, कौन है, वो कुछ नहीं पूछा जाता था। हाँ, एजुकेशन लेना चाहता ये पूछा जाता था, और वो नालंदा में उसे प्रवेश दे दिया जाता था। आज हर जगह फिर बाद में क्या हुआ, नालंदा ध्वस्त होने के बाद एक जाति के हिसाब से शिक्षा व्यवस्था कर दी गई कि ये पढ़ सकते हैं, ये नहीं पढ़ सकते। कर्म के आधार पे ऊंच नीच निर्धारित कर दिया गया, जिसने भी किया, जो निकम्मे लोग थे। तो इस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी थी, हर चीज़ में हिस्सेदारी थी। मूर्ति कला सर्वश्रेष्ठ सबसे पहले हमने विकसित की। मूर्तियाँ जो है विश्व में सबसे पहले भगवान बुद्ध की या भगवान महावीर की ही मिलती है, उससे पहले कोई मूर्ति किसी की नहीं मिलती। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, भारत की नहीं। पूरी दुनिया में सबसे पहले मूर्ति कला हमने दी। तो समझिए कि हमने क्या नहीं दिया, सब कुछ हमारी ही देन है। आज दुनिया में जो भी चल रहा है उसमें अधिकतर योगदान हम लोगों का है। हम लोगों ने मूर्ति कला दी। फिर आध्यात्म की अगर मैं बात करूं, स्पिरिचुअलिटी की, तो मेडिटेशन भारत ने दिया। दुनिया में बहुत सारे धर्म पैदा हुए, लेकिन जो ऊंचाई भारत के धर्मों ने, भारत के आध्यात्म ने छुई, जो ऊंचाई तथागत गौतम बुद्ध ने छुई, वो किसी ने नहीं छुई। जिस ऊंचाई से आध्यात्म की बात बुद्ध ने की, किसी ने नहीं की। जिस ऊंचाई से महावीर ने की, किसी ने नहीं की। तो समड़ों ने दुनिया को जो भी दिया, बेहतरीन दिया। मतलब इस क्वालिटी पे हमने दिया जिस क्वालिटी से कोई सोच नहीं सकता। हमने जो भी दुनिया को दिया, इतना शुद्ध दिया। धर्म को हमने इतना शुद्ध दिया कि कोई भी ले सकता है। हमने अध्यात्म शुद्ध दिया, हमने ज्ञान दिया तो शुद्ध दिया। हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, हमने किसी के साथ छुआछूत नहीं की। हमने दुनिया को जो दिया वो किसी ने नहीं दिया। तो हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोग हैं।
इसलिए नहीं कि हम किसी जाति की वजह से। तो हमने दुनिया को इतना कुछ दिया कि बहुत कुछ दिया। कृषि का विकास हमने किया, चिकित्सा का चरम विकास हमने किया। तो जब समड़ों ने इतना कुछ दिया दुनिया को, जितना किसी ने नहीं दिया। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। हमारा इतिहास इतना बड़ा है, दुनिया का इतिहास एक तरफ, हमारा इतिहास एक तरफ, सारी दुनिया का योगदान एक तरफ, हमारा योगदान एक तरफ। हालांकि आधुनिक युग में पश्चिम का जो विज्ञान में योगदान है उसे नकारा नहीं जा सकता। तो वेस्ट ने, यूरोप ने, अमेरिका ने, रूस ने जो विज्ञान को आज जिस लेवल तक पहुंचा दिया, उस स्तर तक कोई आज तक इतिहास में नहीं पहुंचा पाया। लेकिन हमने भी आध्यात्म को जिस स्तर तक पहुंचा दिया, उस लेवल तक कोई नहीं पहुंचा पाया। और दुनिया तभी बेहतरीन हो सकती है जब आध्यात्म का, बुद्ध का और विज्ञान का समन्वय हो। समण सभ्यता जो है, समण संस्कृति जो है, उसका समन्वय हो आधुनिक विज्ञान के साथ, आधुनिक सोच के साथ, आधुनिक लोकतांत्रिक प्रणाली के साथ। जब हमारा योगदान होगा, और हम ये तभी कर सकते हैं जब हम केवल सवर्ण बनेंगे। अगर हम जातियों में बटे रहेंगे, हम समाज में बहुत छोटी छोटी चीज़ों को मानते रहेंगे कि मेरा महापुरुष, मेरी जाति तो ये है तो मेरा महापुरुष ही है। भाई, जिन सम्राटों के बारे में मैंने आपको बताया, आप सब उनके वंशज हैं। कोई आज पता नहीं कर सकता कि ये जाति वाली किसका है और ये जाति किसका है। कर्म के आधार पे तो अभी बैठे हैं ना। 400 साल पहले, 400 साल पहले पता था कौन क्या है, कौन आदिवासी है, कौन क्या है, कौन यहाँ का है, कौन वहाँ का है। लोग बदलते रहते थे अपने कर्म। भाई, बुद्ध के काल में क्या था, कोई खेती कर रहा है, उसे लगा भिक्षु बनना, भिक्षु बन जाता था, भिक्षु बन के फिर व्यापार करने लगता था। बदलते रहते थे ना। कर्म का स्थायित्व तो 500-600 साल पहले आया। जब हम समर्थ थे तो हम कुछ भी कर सकते थे। हम आज भी कुछ भी कर सकते हैं। जब बाबा साहब ने संविधान दिया, आज आपके पास पूरी स्वतंत्रता है। आज आप किसी जातिगत बंधन से बंधे हैं क्या? आज आपको कोई रोक सकता है कि आप यही करो, आप इस जाति के हो? आज वही बाबा साहब ने, जो हम समण शासक जब हम थे तब जो उस हमारी व्यवस्था थी, आज वही व्यवस्था वापस लाने का प्रयास बाबा साहब ने, राष्ट्रपिता फूले ने, छत्रपति साहू जी महाराज ने, सबका प्रयास यही तो रहा है कि इक्वलिटी आए, समानता आए, कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सके। और जब हम कुछ भी कर सकेंगे, हमारे पास कार्य की स्वतंत्रता होगी, हमारे पास जीवन की स्वतंत्रता होगी, हमारे पास आजीविका की स्वतंत्रता होगी, तो हमारे पास कोई बुद्धि कम है क्या? हम तो विश्व के सबसे बुद्धिमान लोग हैं। हम उन सिद्धार्थ गौतम, सम्राट अशोक के वंशज हैं, जिन्होंने बुद्धि को जिस स्तर पे विकसित किया, कोई कर नहीं पाया। तो जब हम समण बनेंगे, हम उस तरह से सोचेंगे, अपने सभी लोगों को, सभी समणों को इकट्ठा करेंगे, उनके साथ सामंजस्य बनाएंगे। जाति एक साथ खत्म नहीं हो जाएगी, लेकिन कम से कम हम उसकी प्रैक्टिस ना करें। कम से कम हम अपने इतिहास से खुद को जोड़ें कि हम सब एक ही हैं। हम कर्म के आधार पर बटे हो सकते हैं, लेकिन कोई हमारा ब्लड अलग नहीं है। हम सब सम्राट अशोक, बुद्ध, महावीर, कबीर के वंशज हैं, रैदास के वंशज हैं। ऐसा नहीं है कि हम ब्लड के आधार पर बटे हुए नहीं है। कर्म के आधार पे जिन लोगों को फायदा था उन्होंने हमें बांट दिया, तो हमें फायदा है इकट्ठे होने में, हमें फायदा है समण बनने में, समता में रहने में। तो हमें समण बनना चाहिए और समता में रहना चाहिए। अगर हम समता में आ जाएंगे तो हम समाज में फिर वही रुतबा पा लेंगे। विश्व में जो हम विश्व गुरु कहा जाता था कभी भारत को, बुद्ध के प्रभाव से हम विश्व गुरु बने, लेकिन आज हम क्या हुए? खत्म हो गए सब। कहीं हमारी हिस्सेदारी नहीं है, कहीं हमारा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम बिखरे हुए हैं। वो तो हमें बिखेरेंगे, लेकिन हमारा काम है इकट्ठे होना। और समण संघ जो है वो यही प्रयास कर रहा है। अगर आप सब लोग इस विचारधारा से सहमत होते हैं, इसका प्रचार प्रसार करते हैं, तो हम जीत सकते हैं, और बहुत जल्दी जीत सकते हैं। क्योंकि ये विचारधारा जो है एकता की विचारधारा है। ये विचारधारा जो है हम सबको अपने इतिहास से जोड़ने की विचारधारा है। ये विचारधारा जो है हम सबको अपनी जड़ों से जोड़ने की विचारधारा है। ये विचारधारा हम सबको एक करने की विचारधारा है। और अगर हम इससे जुड़ गए, इसका प्रचार प्रसार किया, तो आप में से जितने लोग जितना टाइम दे सकते हैं उतना करिए ना। जरूरी नहीं है ना कि आप दिन भर अपना सब कुछ छोड़ के इसमें लग जाएं। जो लग सकता है छोड़ के, वो छोड़ के भी लग सकता है। लेकिन जो आपके पास जितना समय है, जो काम आप कर रहे हैं, आप 2 लोगों को बताइए कि हम सब एक ही थे, हमारा इतिहास एक है, हमारा भूगोल एक है, हमारा खून एक है, हमारी सब कुछ एक है, तो हम क्यों बटे रहें? तो अगर हम ऐसा करेंगे तो होगा।